भारत में 6.5 लाख गांव हैं, जिसमें 85 करोड़ लोग रहते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 70% हिस्सा है। आज देश के 650 जिलों में से 500 जिलों के बाजार पूर्णतः गांव पर आधारित हैं। यदि 15 दिन किसान बाजार में नहीं जाएगा तो लोग किसानों की अहमियत नहीं जानते हैं। उनको भी ग्राहक भगवान है और किसान उनका ग्राहक है मालूम हो जाएगा। बाकी आम लोगों को जीने के लिए भोजन चाहिए, जो किसानों के द्वारा ही मिल सकता है। अभी तक कृषि उत्पाद को सरकार द्वारा इतना सस्ता दिया जा रहा है कि उसका महत्व ही लोगों में खत्म हो गया है। जब तक वस्तु का महत्व पता चलता है, तब तक उसका वास्तविक मूल्य का आभास नहीं होता है। आज देश और पूरे विश्व में जो लड़ाई हो रही है, वो आर्थिक संपन्नता की हो रही है। किसान के लिए भी केंद्र आर्थिक ही है। किसी भी समस्या को देखें, संघर्ष आर्थिक मामलों को लेकर हो रहे हैं। इसलिए आज देश का किसान भी अपनी आर्थिक महत्व देश और बाजार को देखने के लिए गांव बंद आंदोलन करने जा रहा है। देश में करीब 85 करोड़ लोग गांव के हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपभोक्ता और उत्पादक हैं। खास बात यह है कि दोनों जगह भाव करने का अधिकार किसानों के पास नहीं, जबकि दूसरे व्यवसाय में एक जगह मूल्य तय करने का अधिकार होता है। आज़ादी से लेकर आज तक देश के किसी न किसी कोने में किसान अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करता नजर आया। इस कारण कई किसान नेताओं का जीवन तो किसी नेता की पीढ़ियों ने संघर्ष करते करते बिता दिया, मगर किसानों ने समस्या का समाधान नहीं निकाला। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की या उसके लोग जानकार नहीं थे। उसके बावजूद समस्या इस कदर बढ़ी कि देश के मेहनतकश किसान ने अपनी जान देना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि देश में हर किसान मजबूर होकर आत्महत्या करने लगा और इसीलिए देश के 40% किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। 90% किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहते और किसान अपनी बेटी की शादी दूसरे किसान के बेटे के जगह चपरासी से करना चाहता है। पहले देश में किसानों की समस्या बटी हुई थी, क्योंकि शिक्षा कम होने के कारण भाषा की समस्या थी। दूसरा, उनकी समस्याओं को राजनीति ने सिर्फ रीजनल बनाकर रख दिया। मगर जैसे जैसे देश शिक्षित होता गया, भाषा की समस्या खत्म होने लगी और किसानों में संवाद शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप देश के 60% जमीनी किसान संगठित होकर एक हुए और किसान एकता मंच बना। जहां पर समस्या की जड़ को खोजने का कार्य किया तो सिर्फ एक कारण सामने आया, जो था किसानों की फसलों के वाजिब दाम और आय का सुनिश्चित न होना, जिसके कारण किसान कर्ज में डूबता और गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता। नतीजन उसे जमीन बेचकर मजदूर बनना पड़ा। देश में कई आंदोलन हुए, सब जगह से आवाज उठती रही, जो कभी उग्र तो कभी शांति से रही। किसानों के आंदोलन में कई बार किसानों पर सरकार द्वारा लाठी चली, जिससे किसानों की जान गई, जिसमें भट्टा, परसौल, बैतूल, मंदसौर जैसे प्रशासनिक अपराध देखे गए। किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन सबसे ज्यादा हो रहे हैं। कई बार हड़ताल, भूख हड़ताल, रैली, सभा, ज्ञापन और शहर या अधिकारियों के ऑफिस बंद कर दिए, मगर फिर भी किसानों का शोषण रुका नहीं। जब भी किसानों ने आवाज उठाई, उसको तिरस्कार का सामना करना पड़ा और उनकी आवाज दबा दी गई। देश की राजनीति ने हमेशा किसानों को बांटने का काम बड़ी बखूबी से किया। एक तो किसानों की पार्टियों में बांट दिया, दूसरा जातियों में, तो तीसरा धर्म में और चौथा फसलों के नाम पर बांट दिया गया, जिसके कारण एक होते हुए भी किसान संगठित नजर नहीं आया। इसी तरह किसानों को मजदूरों का दुश्मन बना दिया गया, जबकि देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम किसानों ने किया है। इसी तरह व्यापारियों को किसानों का दुश्मन बना दिया, जबकि व्यापार देने वाला किसान ऐसे ही शहर के लोगों को महंगाई का वास्ता देकर किसानों से दूर कर दिया। जबकि अन्न के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है, सरकार ने हमेशा लोगों को सस्ता खिलाने का वास्ता देकर किसान की उम्मीदों पर पानी फेरा, जिसके परिणाम आज किसान स्वयं भूखा बैठा है। देश में जब किसान अपनी समस्या को लेकर आता है तो राजनीति कहती है संगठित नहीं हो, इसलिए आवाज़ नहीं सुनी, जबकि वहीं किसानों के जातीय आंदोलन जैसे गुर्जर, जाट, मराठा, राजपूत, पाटीदार अपने बलबूते करते हैं तो सरकार हिला देते हैं। वहीं सभी लोग एक साथ खड़े होंगे तो इस बार देश में आर्थिक आंदोलन का आगाज होगा। इस आंदोलन से जो सरकारों के कागजी विकास हैं वो सबके सामने होंगे।
मेरा जन्म 22 जुलाई सन 1987 को उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ से 15 किलोमीटर दूर काकोरी थाना क्षेत्र स्थित कल्लन खेड़ा गांव में हुआ था। बात अगर मेरे परिवार की जाए तो संयुक्त परिवार में मैंने जन्म लिया। मेरे पिता एक किसान के साथ साथ एक पशुपालक भी हैं। मेरे ताऊजी व्यापारी व मेरे चाचा सरकारी नौकरी में थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। मेरे छोटे चाचा, जो कि सरकारी सेवा में कार्यरत थे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। पूरा दिन भगवान की साधना में ही अपना दिन व्यतीत करते हैं। मैं अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ। मेरी प्राइमरी शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरा दाखिला मेरे पिता ने अच्छे स्कूल में कराया, लेकिन शैक्षिक सत्र के दौरान ही मेरी माताजी का देहांत हो गया। उस समय मात्र मेरी उम्र 12 वर्ष रही होगी। इस विपदा से मेरे हृदय पर मानो वज्रपात सा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। और उस समय मेरी बहन मात्र 1.5 महीने की थी। आखिर मुझे एक फैसला लेना पड़ गया, जिससे न ही मेरे पिता बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी अचंभित कर दिया। मैंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ने का निश्चय किया और जी जान से अपनी छोटी बहन और अपने भाई की परवरिश में अपने परिवार को समर्पित कर दिया। मेरे पिता ने भी हालातों से समझौता न करने की कसम खाई। साथ ही मेरा अपने भाई बहन के प्रति त्याग देखकर उन्होंने दूसरी शादी न करने का फैसला किया। मेरे पिता जमीन से जुड़े किसान हैं। उनकी दिनचर्या आज भी वही है, सुबह उठकर गायों की सेवा करना। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चल रहा था। मैं भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इसी बीच एक बार फिर संकट का बादल मेरे सर के ऊपर मंडराने लगा। मेरे खेत पर वहीं करीब में ही रहने वाले दबंग भूमाफिया ने कब्जा करने का प्रयास किया, जो उस समय की सत्ताधारी पार्टी का पदाधिकारी भी था। हर तरीके से डराना धमकाना, मारपीट कर उसने मेरे खेत को हथियाना चाहा, लेकिन मेरे निर्भीक हौसले के चलते वो भूमाफिया मेरे खेत पर कब्जा नहीं कर पाया। बस इसी घटना से आसपास के गाँव में लोग मुझे ज्यादा पहचानने लगे। मुझे पता चला कि वही दबंग भूमाफिया आसपास के गांव के लोगों की जमीन को कब्जा कर लेता है और औने पौने दामों में खरीद लेता है और बाद में उन्हें महंगे दामों पर बेचता है। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। मेरे साथ हुई इस घटना ने कहीं न कहीं मेरे हृदय और मेरे मस्तिष्क पर एक प्रहार किया। मुझे लगने लगा कि शायद मैं समाज के उन गरीब किसानों परिवारों की मदद कर सकता हूँ और ऐसे दबंगों से उनकी ज़मीन की सुरक्षा कर सकता हूँ। आखिरकार संघर्ष करने के लिए 2007 में पूर्ण रूप से मैंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम राजनीति में पदार्पण किया और गरीबों और मजलूमों की आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर मैंने उन सभी को हक भी दिलाया। मैंने गांव-गांव जाकर लोगों को समझा, उनका दर्द जाना। एक बार फिर शायद भगवान से मिली खुशियां देखी नहीं गई। 24 अगस्त सन 2013 में मेरा छोटा भाई हम सबको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया और इसी बीच 2015 में मैंने अपने क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। उस चुनाव में मैं विजेता तो नहीं घोषित हुआ, लेकिन मैंने विजेता को बहुत ही करारी टक्कर दी। मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था। मुझे लगा शायद मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसे में मेरी ताकत एक बार फिर मेरा संयुक्त परिवार बना और मुझे साहस दिया। मेरे पिता ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया और उस जगह पर मेरा साथ दिया जहां मैंने अपने आप को अकेला पाया। ऐसे ही एक दिन मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था। रास्ते की थकान और दर्द को मिटाने के लिए एक होटल पर चाय पीने के लिए रुका। होटल वाले को चाय और बिस्किट का ऑर्डर किया और अपने काम में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद चाय बिस्किट मिला। जिस कागज़ पर वो बिस्किट मिला, वो कागज़ ही मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ले आया। वो कागज़ सिर्फ कागज़ नहीं, बल्कि मेरी उदासीनता को हर लिया, साथ ही मेरी सूनी ज़िंदगी में जोश भी भर दिया। उस कागज़ में बाबा टिकैत राय का एक लेख और कहानी ने मेरे जीवन में उथल पुथल मचा दिया। मुझे अपनी ज़िंदगी का मार्ग मिल गया। मैं सीधे अपने घर पहुंचा और अपने पिताजी को अपनी इच्छा के बारे में बताया। साथ ही अपनी इच्छा जताई कि अब मैं सिर्फ किसानों के हक के लिए ही लड़ूंगा। मेरे इस फैसले को मेरे पिताजी के साथ ही परिवार के लोगों ने भी सराहा और बस शुरू हो गया मेरा संघर्ष। लेकिन बगैर किसी के साथ उनका किसानों के साथ हो रही उदासीनता को लेकर आवाज़ उठाना दिशाहीन था।
कि तभी कुछ समय बाद भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान से मेरी मुलाकात हुई। राकेश सिंह चौहान से हुई मुलाकात ने मुझे वो सब दे दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। 2017 में प्रदेश अध्यक्ष मेरी मेहनत जज्बे को पहचान कर मुझे जिलाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। बस फिर क्या, मेरा सफ़र शुरू हो गया। प्रदेश भर में किसानों की हित की बात, न्याय और उनकी लड़ाई लड़ने का सिलसिला। किसानों के साथ प्रदेश सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर कई बार भूख हड़ताल की। 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते किसान भाइयों माताओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठा और जब तक सरकार द्वारा मांगे नहीं मान ली गई, यह सिलसिला अनवरत चलता रहा। पूरे देश में हो रहे किसानों पर अत्याचार, उनका हक दिलाने, उनकी फसल का सही दाम दिलाने, बकाया गन्ना भुगतान व रबी की फसल का भुगतान सालों से टलता आ रहा है। सूबे के निज़ाम बदलते रहे लेकिन किसानों पर नज़र किसी की भी नहीं पड़ी। हर राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ किसान में अपना वोट बैंक नज़र आता था, लेकिन किसानों के हक की आवाज़ के लिए कोई भी आगे नहीं आया। ऐसे में ज़रूरत पड़ी एक ऐसे आंदोलन की जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। और फिर क्या, मैंने सितंबर 2018 में एक महापंचायत का ऐलान किया और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दुबग्गा बाजार में किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया। लाखों की तादाद में किसानों के एकत्र होने से प्रदेश सरकार में खलबली मच गई। ऐसे में सरकार के नुमाइंदे आए और हमारी आवाज़ को सरकार तक ले गए, जिसमें से हमारी प्रमुख मांगे आवारा पशु, किसानों का कर्ज माफ़ी और बकाया भुगतान प्रमुख था। आखिरकार सरकार बैकफुट पर आ गई और उन्होंने लगभग 30% बकाया भुगतान आवारा पशुओं के लिए गांव में पशु आश्रय बनवाया। 2019 में मेरी ज़िंदगी में एक खुशी का वो भी लम्हा आया, शायद जिसका इंतज़ार सबको होता है। मेरी शादी तय हो गई। मेरी पत्नी रीता यादव काकोरी से थी, जो शहर लखनऊ से लगभग 22 किलोमीटर दूर था। मेरी शादी सभी तरह से पारंपरिक थी। दहेज के रूप में कुछ कपड़ों के अलावा मैं कुछ ज़्यादा नहीं चाहता था। हाँ, इतना ज़रूर चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी ही तरह मेरे परिवार को संभाले। किसानों की हक की लड़ाई में मेरी पत्नी रीता ने भी मेरा भरपूर सहयोग किया और कदम कदम पर मेरी हौसला अफजाई करती रही और उत्साह बढ़ाती रही। जून 2020 में एक बार फिर खुशियों ने मेरे घर पर दस्तक दी। महादेव के आशीर्वाद से मेरे घर में पुत्र ने जन्म लिया। आपको पता है, घर में कोई छोटा बच्चा आता है तो पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है। पूरा घर उस नन्हे मेहमान की आव भगत में लगा होता है। मेरे पिताजी तो स्वयं एक बच्चे बनकर उसको दिन भर अपनी गोद में लेकर उससे बात किया करते हैं। उस नए मेहमान की वजह से मुझे एक बार फिर मेरी माँ की याद आ गई। पता है, उस नन्हे मेहमान को मुझसे अपनी मम्मी से ज़्यादा अपनी बुआ प्रीति से लगाव है। चाहे जितना भी वो रो रहा हो, अपनी बुआ की गोद में जाते ही चुप हो जाता है। बड़ा बदमाश है। आदर्श भी मेरे परिवार का ही हिस्सा है। थोड़ा बहुत उसके साथ भी मैनेज कर लेता है वो। मैं अगर रीता मेरी पत्नी के बारे में बात करूं तो शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। रीता ने शादी के बाद जिस तरीके से मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला, उसमें शायद कहीं ना कहीं मेरे कुछ पुण्य कर्मों के फल ही होंगे। आदमी छोटा हो या बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मेरे साथ मेरी सुरक्षा में विजय शंकर मिश्रा लगभग जो 10 सालों से मेरी सुरक्षा में है, उनसे एक अटूट संबंध सा बन गया है। कहने के लिए तो वो सिर्फ मेरी सुरक्षा में है, लेकिन छोटे भाई से कम नहीं है। अर्जुन यादव भी मेरी सुरक्षा में है, जो हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ ही रहता है। अरे हाँ, आपको एक बात बताना भूल ही गया, मैं पशु पक्षी जानवरों से मुझे शुरुआत से ही लगाव रहा है, तभी शायद इंसानों से ज़्यादा मेरे घर में पशु पक्षी और जानवर हैं। मैं अगर अपनी दिनचर्या की बात करूं तो सुबह दैनिक क्रियाकलापों से निर्वरत होकर अपने घर में पले लगभग 250-300 कबूतर को दाना देना, उसके बाद मेरे घर में जो खरगोश हैं उनको हरी घास देना, मछलियों एवं बतखों को दाना देना, जो गाय है उनकी सेवा करना, उनका दूध निकालना, और हाँ, जो सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे हैं, मेरा टाइगर सुल्तान ब्लैकी। चौंकिए मत, ये सब मेरे पालतू कुत्ते हैं। इनको खाने पिलाने से होता है। जिस दिन ज़रा सी भी देर होती है, ये सब चीख चीख कर मुझे बेबस कर देते हैं, जल्दी उठने को लेकर। खैर, अब ज़्यादा अपने बारे में बात न करते हुए आप सभी से अपनी बातों को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। और हाँ, मैंने फैसला लिया है कि ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। जब तक सांस चलेगी तब तक सिर्फ और सिर्फ किसानों के हक के लिए ही बात होगी और उन्हीं के लिए लड़ाई होगी, क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है
वही संसार बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर ही वो निकलता है। जय जवान, जय किसान।